हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंक्लूजन मीन्स। तो यानी कि इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली ये कंसेप्ट आया था। तो अब आपको बताना है इसका मतलब क्या है, कि मतलब रेगुलर जो क्लास है उसमें जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको कुछ समय के लिए पढ़ाना है, यानी अधिकांश समय के लिए पढ़ाना है, पूरे समय के लिए पढ़ाना है, या ड्यूरिंग द सोशल एक्टिविटीज इन द स्कूल, या फिर उस टाइम पे जब स्कूल में कोई सोशल एक्टिविटीज हो रही हो। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इंक्लूजन टर्म आए तो आप समझ जाना कि आपको फुल टाइम के लिए बच्चों को उसमें रखना है, यानी कि पूरे टाइम के लिए आपको बच्चों को पढ़ाना है उसमें क्लास में। मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ रहेंगे एक पूरी क्लास में, यहीं पढ़ेंगे। वो भले ही स्पेशल एजुकेटर स्कूल में हायर किए जाएंगे, लेकिन वो इस क्लास के इंटरेक्शन के थ्रू ही पढ़ाएंगे। यानी कि नॉर्मल क्लास में बच्चे पढ़ेंगे, इनको एक पीरियड के लिए, 2 पीरियड के लिए स्पेशल एजुकेटर के पास जाना होगा। तो इस तरह का क्राइटेरिया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, देखिए चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट कह सकते हैं हम चॉम्स्की को, साइकोलॉजिस्ट भी। एन इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ये कहते हैं कि जो मानव होता है या फिर जो इंडिविजुअल है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसके लिए हम लैंग्वेज के प्रति जो है, हमें अंदर से इनेट मतलब है कि आपको जन्मजात है ये चीज, है ना। अगर आपको नहीं भी सिखाएंगे तब भी हम लैंग्वेज सीख जाते हैं थ्रू आर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या एनवायरमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करके लैंग्वेज सीख जाते हैं जब हमें एक्सपोजर मिलता है। हमें कोई रूल नहीं सिखाता, लेकिन हम अपने आप बोलना और बहुत फ्लुएंटली बोलना सीख जाते हैं अपनी मदर टंग को। ऐसा क्यों है? तो चॉम्स्की ने क्या कहा है, हमारे शरीर में क्या है? लैंग्वेज अडेप्टेशन डिग्री है, एक्विजिशन डिवाइस है, एक्सेप्टेंस डिजायर है, या फिर लैंग्वेज एक्वायर डोमेन है। देखिए कि LAD लैड की बात की है चॉम्स्की ने। अभी लैड है क्या? ये है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर और ऑलरेडी जो ये लैड सिस्टम है ये फिट है। तो सिस्टम क्या मतलब, भगवान ने बनाकर भेजा है लैड सिस्टम, कि लैंग्वेज का एक्सपोजर होते ही हम वो चीज बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। यानी कि अंदर जन्मजाति कोई ना कोई कैपेबिलिटी तो है, उसको इन्होंने नाम दिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इनमें से कौन सी जो है बच्चे की मोटिवेटेड इंडिविजुअल बिहेवियर को नहीं दर्शाता है, कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है। तो अगर एनर्जाइज्ड होगा तो बच्चा मोटिवेटेड होगा, यस। डायरेक्टेड होगा, निर्दिष्ट होगा, एक चीज की तरफ डायरेक्शन में ध्यान रखेगा, तो यस। सेपरेटेड या फिर सस्टेन्ड, यानी कि सतत मतलब सस्टेन, उस चीज पे बना रहे, तो वो सस्टेन्ड हो गया। सेपरेटेड मतलब अलग हो जाएगा, तो अलग नहीं होगा, टास्क से बिल्कुल अलग नहीं होगा, किसी भी काम से या बिहेवियर से अलग नहीं होगा, अलग वो अगर वो मोटिवेटेड है, ठीक है। अगर मोटिवेटेड नहीं है तो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है, द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द हायरार्की प्रपोज्ड बाय गैगने इज। तो गैगने ने जो अपनी पूरी थ्योरी दी है, तो उसमें जो हाईएस्ट लेवल पर है वो आपको बताना है क्या है। इस तरह से अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल पर क्या बैठा है उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको बतानी है कौन सी लर्निंग हाईएस्ट लेवल की है। तो देखिए अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप पे आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि PSA। वैसे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि व्यवहारवादी जो एस्पेक्ट है, जैसे कि सिग्नल लर्निंग हो गया, या फिर जो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो गया, चेनिंग हो गया, वर्बल एसोसिएशन हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो नीचे के लेवल पर आती है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आती है, और ये उनमें भी सबसे ऊपर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो गैगने और ब्लूम दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी थ्योरीज जो हैं वो अपने आप में पेडागोजी के बहुत सारे पार्ट को कवर करती है, कि बच्चे किस तरह से थिंकिंग करते हैं, किस तरह से वो एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, वो क्लास में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके लिए आपको इन दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिसएडवांटेज्ड बच्चे की, ठीक है, ये बताना है। यानी कि जो वंचित बालक है, वो किसी तरह से भी वंचित हो सकता है। मे बी उसको क्लास में जो है इंटरेक्शन नहीं कराया जाता है, बच्चे उससे बात नहीं करते हैं, या फिर टीचर नेग्लेक्ट करता है, तो किसी तरह से भी वंचित हो सकता है वो बच्चा। सफर्स इनएडिक्वेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बिल्कुल होता है। अगर इकोनॉमिकली भी डिसएडवांटेज्ड है तो हो सकता है। प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट,
मतलब नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, यानी कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, रिस्क ऑफ फ्यूचर साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो नॉर्मली एट हिज और हर ओन रेट। देखिए क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतारा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, चलो मैं देखती हूँ अभी। रिस्क ऑफ फ्यूचर तो बिल्कुल होता है, रिस्क ऑफ फ्यूचर होता है, साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है, डिसएडवांटेज बच्चों को, डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो नॉर्मली, और काफी बार हमने देखा है कि विकास के अवसरों से इनको मोस्टली वंचित भी रखा जाता है। वंचित तो हो ही जाते हैं, जब वो डिसएडवांटेज है तो वंचित तो होगा ही ना किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी से। वंचित बालक का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ किसी चीज से उसको वंचित रखा जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही, राइट, ये भी होगा। अब इसमें कहा है कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, तो इनके बेसिक और जो यूनिवर्सल राइट्स है, प्रोवाइड द बेसिक, पता नहीं ये ऑप्शन किस तरह से दिया है, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर से ही उतारा है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज था जो मैंने आपको दिया है। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, तो मतलब ये या तो होगा कि ये चीजें उसके पास ऑलरेडी होती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका आंसर, और कोई सही नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है कि सफर इनएडिक्वेसी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, तो ये सफर करता है। ठीक है, अब रिस्क होता है उसको, भाई वो उसको अपॉर्चुनिटी ग्रो करने, जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं और जो चीजें उनको मिलती हैं वो इनको नहीं मिलती, तो ये वंचित रह जाते हैं। अब यहाँ पर ना ये बी थोड़ा सा अलग है, मतलब मेरे को इसकी सेंस समझ में नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने उतारा है, और मैं फिर इन क्वेश्चंस को जो है एज इट इज आपके सामने लेकर आती हूँ कि किस तरह से पेपर आया है, अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं करती हूँ तब जब चार ही ऑप्शन जो है उनमें बिल्कुल हो। यहाँ पर जो लैंग्वेज की सेंस है वो थोड़ी सी नहीं बन रही है कि आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, मतलब ये चीजें उनके पास ऑब्वियसली नहीं होती है। बेसिक जो राइट्स होते हैं उनके, वो चीजें भी उनके पास नहीं होती है, तो ये हमें प्रोवाइड करानी है एज ए टीचर या जो भी है। लेकिन डिसएडवांटेज पूछी तो डिसएडवांटेज ए, सी और डी होगी, है ना। और ये फिर हम टीचर का वो है कि हमें जो बेसिक राइट्स है उसके, अगर उसको सोशली आइसोलेट भी किया जा रहा है तो वो हमें चीज नहीं करनी, क्योंकि वो उसका बेसिक और यूनिवर्सल राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंग्जाइटी और सोशेबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर एजेस। और देखो एक बच्चा है, अगर एंग्जाइटी है उसको या फिर सोशेबिलिटी में उसको प्रॉब्लम है, मतलब सामाजिकता नहीं हो पाती है, बच्चों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता है, उसमें हाई लो चलता रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाली एज में भी उसको ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है स्ट्रेस करती है किसके इंपॉर्टेंस पे, ये आपको बताना है। हेरिडिटी एनवायरमेंट एंड मैचुरेशन, है ना। तो यहां पर क्या है बेसिकली, हु इज हाई एंड लो इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंग्जाइटी एंड सोशेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर है क्या कि जो किसी बालक की विशेषता है कि उसमें थोड़ी एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, वो सोशेबिलिटी उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कम है, हाई लो होता रहता है, तो ये बच्चे की हेरिडिटी फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है कि उसमें ये बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस इज द हेरिडिटी फैक्टर। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर करना है इसका, मतलब ऑब्वियसली मैंने बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी डाउट है आप लोगों को तो एक बार फिर से सोचना कि एक बच्चा जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, सामाजिकता की भावना जो है उसके अंदर कम है, वो हाई लो होता रहता है उसके अंदर, और बच्चे की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हेरिडिटी फैक्टर है कि हाँ भाई ऊपर होते हैं ना कुछ जीन्स में कि पापा का भी ऐसा ही नेचर है, मम्मी का भी ऐसा है, होते हैं थोड़े से जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इस तरह हेरिडिटी का है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि यहां पर हेरिडिटी आंसर होगा। नेक्स्ट है, द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल आर डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये जो डोमेन है, जैसे कि फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल जो भी है, 3 डोमेन्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट में, तो ये बताना है कि ये मतलब किस तरह से डेवलप करते हैं। डिस्टिंक्टली, पृथकता से, पार्शली मतलब कुछ थोड़े थोड़े ऐसे एक दूसरे के साथ मिलके, है ना, ये कह सकते हैं कि पार्शियली डेवलप होते हैं, थोड़े थोड़े डेवलप होते हैं, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा कॉग्निटिव, थोड़ा सोशल एंड इमोशनल, इस टाइप से। तो ये थोड़ा मानसिकता नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये मैंने ठीक कर दिया है अभी, ठीक है। तो डिस्टिंक्टली का मतलब है कि सेपरेटली, मतलब अलग अलग बिल्कुल डेवलपमेंट होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा होता है, पार्शियली होता है, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा कॉग्निटिव, थोड़ा सोशल, यानी कि आंशिकता से, और रैंडमली मतलब ऐसे ही हो जाता है ना। और इंटीग्रेटेड रैंडम मतलब कभी ये हो गया कभी वो हो गया, इस टाइप से। या फिर इंटीग्रेटेड होता है, होलिस्टिकली होता है, मतलब तीनों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है और इंटीग्रेट करते हैं तीनों चीजें, मतलब सोशल फिजिकल अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा तो कॉग्निटिव पर भी इफेक्ट जाएगा और सोशल पर भी, सोशल अच्छा नहीं होगा तो कॉग्निटिव फिजिकल दोनों पर जाएगा, इस तरह की बात है। तो इंटीग्रेटर होलिस्टिकली होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं,
कॉग्निशन अबाउट वंस कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जब आप अपने खुद के संज्ञानात्मक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में सोचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन होता है, मेटाकॉग्निशन होता है, आइडेंटिटी होता है, या फिर परसेप्शन होता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया था पहले भी, ये मुझे याद है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाकॉग्निशन। मेटा संज्ञान कह लीजिए। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप अपनी खुद की थिंकिंग पर रिफ्लेक्ट बैक करते हो, उसके बारे में गहन रूप से सोचते हो, तो उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। कि आपके जो भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, उन सब चीज़ों के बारे में आप अलग से फिर से गहन अध्ययन करें, अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करें, उसमें देखें, उसके बारे में सोचें, तो वो आपका क्या होता है? मेटाकॉग्निटिव क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई जो इमोशंस का नेचर होता है, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं इमोशन को, संवेग जो होते हैं उनका जो है नेचर किस तरह का होता है, उनकी प्रकृति किस तरह की होती है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर है सम इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट। कुछ इमोशंस के व्यवहारात्मक एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि कुछ से ही हम व्यवहार में थोड़ा सा उससे चेंज होता है। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये परमानेंट स्टेट है इमोशन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग। तो इमोशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको लर्निंग से मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं, ये है स्टेटमेंट। या फिर एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय फीलिंग, या फिर हर संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से है, ये देखिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट पर जाना है। अब हम स्टेटमेंट को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सम इमोशंस हैव बिहेवियरल एस्पेक्ट, यानी कि कुछ इमोशंस के जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कुछ संवेग जो है उनके व्यवहारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ एक के, इन्होंने सम का है। लेकिन हम देखते हैं तो हर एक इमोशन के कुछ ना कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट होते ही हैं। अगर आप उदास है तो आपके बिहेवियर में नजर आएगा, अगर आप गुस्से में है तो आपके बिहेवियर में नजर आएगा, तभी तो हमें पता चलेगा आप किस फीलिंग में है। तो ये सम की जगह मुझे लगता है कि ऑल होना चाहिए, ऑल इमोशंस हैज बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो ये गलत हो गया। इमोशंस आर परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये परमानेंट स्टेट होती है, तो ये परमानेंट स्टेट नहीं होती है। मतलब अगर आप गुस्सा है मतलब चेंज होते रहते हैं, चेंजेबल है, परमानेंट नहीं कह सकते इनको। तो मुझे ये चीज जो ये है ये भी गलत लग रही है ना। परमानेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं बिल्कुल भी। जैसे कि कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी कुछ है, कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ये परमानेंट रहते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड लर्निंग, बिल्कुल मॉडिफाई किया जा सकता है लर्निंग से। हम पूरे गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है जिसमें आप कंट्रोल सीखते हो, ठीक है, फिर हम टीचिंग में भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो इमोशनल एक्सप्रेशन को हम बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं अगर उनको सिखाया जा सके। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? एवरी इमोशन इज अकम्पेन्ड बाय फीलिंग, है ना। हर इमोशन के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, कभी गुस्से की फीलिंग, कभी डर की फीलिंग, कभी हंसी की फीलिंग, कभी उदासी की फीलिंग, वो जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप, ओ सॉरी एक क्वेश्चन रहता है अभी, आई एम रियली सॉरी, आई थॉट कि खत्म हो गया है। कोई नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं कई बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, मतलब कौन सा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आता है, ये आपको बताना है। एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, जब आप अपनी संकल्पनाएं बना लेते हैं, जब एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस तरह की कुछ हाइपोथेसिस आप बना लेते हैं। वेरीफाई करते हैं और जनरलाइजेशन करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, तो भाई तीनों होता है, बट ये रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस नहीं होता है। आइए कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियरिस्ट वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है जहाँ पे बच्चे को खुद का अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जबकि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स में बच्चे का कोई खास रोल नहीं होता है, हम जैसा कंडीशनिंग करेंगे वैसे वो सीख जाएगा। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम डेटा भी करते हैं इकट्ठा, प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, जनरलाइज करके सॉल्यूशंस पर आते हैं, किसी एक सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से होता है ना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द ज़ोरावर क्लासेस। और वो है ना कि ये लाइन भी रटी हुई है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ज़ोरावर क्लासेस। तो कितनी बार बोलना पड़ता है कि फ्लो में बार बार निकल जाता है। खैर अब मैं कह सकती हूँ दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द ज़ोरावर क्लासेस। थैंक यू सो मच।